गुड मॉर्निंग एवरीवन। जरा अपने इंश्योरेंस क्लेम्स के क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ जरा। अ फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मेसर्स Fireproof Company on 31st August. From the following particulars for the period 1st April to 31st August, you are required to ascertain the amount of claim for loss of stock. Company has taken out an insurance policy for 60,000 subject to average clause. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, परचेजेस, वेजेस, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड ड्रॉन बाय पार्टनर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी on 16th August lying unsold with them, cost of goods distributed as free samples. While valuing the stock on 31st March 2010, 1,000 had been written off in respect of a slow moving item, the cost of which was 5,000. A portion of these goods was sold at a loss of 500 on original cost of 2,500. Remainder of the stock is now estimated to be worth its cost. Value of goods salvaged was 20,000. GP ratio was 20%. तो मुझे बताओ, जीपी रेशियो दे रखा है तो सीधे ट्रेडिंग काउंट बनाए। कौन सा? करंट ईयर का। कब से कब तक बनेगा? जब से ये साल शुरू हुआ 1st अप्रैल 2010 से अप टू द डेट ऑफ फायर 31st अगस्त 2010। चलो, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। अब यहां पर जरा थोड़ा सा एक वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, इस साल का ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 99,000। याद करो, मैंने आपको बताया था ना, कई बार स्टॉक में दो आइटम्स होती हैं। कौन कौन सी? दो, नॉर्मल आइटम्स और एबनॉर्मल आइटम्स। अच्छा, नॉर्मल आइटम्स वो होती हैं जिनका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होना चाहिए और हो भी किस पे रखा है? कॉस्ट पे, मतलब दे आर करेक्टली वैल्यूड। और एबनॉर्मल आइटम्स वो होती हैं जिनका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होना चाहिए लेकिन उनका वैल्यूएशन हो रखा है बिलो कॉस्ट, मतलब दे आर इनकरेक्टली वैल्यूड। नीचे पैराग्राफ पढ़ना। उसने कहा है, व्हाइल वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31st March 2010, 1,000 had been written off in respect of a slow moving item, the cost of which was 5,000. उसने कहा ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कुछ आइटम्स थी जिनकी कॉस्ट थी 5,000। इनका वैल्यूएशन करते समय हमने 5,000 में से 1,000 राइट ऑफ कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। इसका मतलब एबनॉर्मल आइटम को आपने वैल्यू कितने पे कराए? 4,000 पे। जब वैल्यू करना कितने पे था? 5,000 पे कॉस्ट पे। वैल्यू किया है 4,000 पे, यानी बिलो कॉस्ट पे। कितने रुपए पे वैल्यू किया है? 4,000 पे। तो 99 में से 4,000 की तो एबनॉर्मल हो गई, तो बची 95, वो नॉर्मल। अच्छा, मुझे बताओ, एबनॉर्मल आइटम्स में गलती क्या है? वैल्यूएशन होना कितने पे चाहिए था? 5,000 पे। वैल्यूएशन कर कितने पे रखा है? 4,000 पे। तो जितना माइनस किया था उतना अब ऐड बैक कर दो। कितना आ गया? 5,000। तो यहां पर लिखोगे आप ओपनिंग स्टॉक में नॉर्मल आइटम और एबनॉर्मल आइटम। नॉर्मल आइटम का स्टॉक 95, एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक 5। चलो, फिर आता है परचेजेस 1,70,000, परचेजेस 170। फिर आती हैं वेजेस। अच्छा, सीधे बताओ, 50,000 की वेजेस हैं जिसमें से 3,000 की वेजेस मशीनरी से रिलेटिंग है। तो जो मशीनरी से रिलेटिंग है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई ना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट में जाएगी, ट्रेडिंग काउंट में नहीं आएगी। तो ट्रेडिंग काउंट में कितनी आ जाएंगी? 47। फिर सेल्स। अच्छा, अब सेल्स को भी ना दो पार्ट में बांटो, नॉर्मल आइटम की सेल और एबनॉर्मल आइटम की सेल। पढ़ना जरा नीचे पैराग्राफ। A portion of these were sold at a loss of 500 on original cost of 2,500. उसने कहा 5,000 की एबनॉर्मल आइटम में से हमने 2,500 रुपए की एबनॉर्मल आइटम मार्केट में बेची 500 रुपए के नुकसान पे। तो बताओ, 2,500 रुपए की आइटम्स बेची 500 रुपए के नुकसान पे, तो कितने की बिकी होंगी? 2,000 रुपए की।
242 में से 2000 की सेल्स तो एबनॉर्मल आइटम की है, तो बची 2,40,000 की सेल, वो नॉर्मल आइटम की हो गई। ठीक है, चलो जीपी जरा निकाल के बताओ मेरे को। जीपी कितना था? 20%। किस पे करोगे? 2,40,000 पे 20%, 48,000। क्यों एबनॉर्मल आइटम्स पे क्यों नहीं? क्योंकि एबनॉर्मल आइटम की सेल पे आपको प्रॉफिट तो दूर की बात है, उल्टा क्या हो रहा है? लॉस, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम। 2500 रुपए की एबनॉर्मल आइटम 500 रुपए के नुकसान पे बेची थी। अच्छा, अब कुछ चीजें और, अब ध्यान से। सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर्स। मेरी बात सुनना, पार्टनर्स ने बिजनेस से कुछ गुड्स विदड्रॉ करे फॉर पर्सनल यूज। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं ना, तो इसकी एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो पता है इसके दो ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो, या तो इसे परचेजेस में से क्या करो, माइनस। अगर परचेजेस में से माइनस नहीं करना तो इसे बाय साइड पे शो कर सकते हो, बाय ड्रॉइंग्स। ब्रैकेट बनाना, कितने रुपए की ड्रॉइंग्स करी थी? 15,000 रुपए की। अब नोटिस करना, आपको ये जो 15,000 है ये उन गुड्स की सेल्स वैल्यू दे रखी है, मतलब सेलिंग प्राइस, जबकि ड्राइंग्स सेलिंग प्राइस पे नहीं आती हैं, ड्राइंग्स कॉस्ट पे आती हैं। तो बताओ सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। तो 15,000 में से प्रॉफिट माइनस कर देता हूं, 20% का प्रॉफिट है, तो 15,000 पे 20%, 3,000 का प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स की कॉस्ट 12,000 आ गई। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनीज लाइंग अनसोल्ड विद देम। आपने पढ़ा हुआ है कंसाइनमेंट चैप्टर। मुझे बताओ, कंसाइनी को जब कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजे जाते हैं तो आपने नोटिस करा होगा एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, और आपको मैंने बताया हुआ है फाउंडेशन में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 16,500। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मुझे एक बताओ, हमने फ्री सैंपल्स के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या एंट्री बनाओगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो या तो परचेजेस में से माइनस करो या बाय साइड पे शो करो बाय फ्री सैंपल्स 1500। ठीक है, बस हो गया। चेक करो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना आ रहा है। $92,500। ये आ गया आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 92,500। ठीक है, चलो अगले स्टेप पे आ जाओ। अच्छा, अगला स्टेप हमारा क्या था? एक्चुअल लॉस। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 92,500 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड, सबसे लास्ट में पढ़ो 20,000। तो आपका नुकसान एक्चुअल में हुआ 72,500 का। फिर थर्ड स्टेप एवरेज क्लॉज। अच्छा, एवरेज क्लॉज कब अप्लाई करता है? जब अंडर इंश्योरेंस होता है, और अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। पढ़ो, आपने पॉलिसी कितने रुपए की ली थी? 60,000 की, और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 92,500। तो अंडर इंश्योरेंस का केस है, क्लेम का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ पॉलिसी 60, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 92,500, एक्चुअल लॉस 72,500। $47027। बस इतने रुपए का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 15 पे।
15th. On 29th August, godown of a trader caught fire and large part of the stock was destroyed. However, goods costing 1,08,000 could be salvaged, incurring firefighting expenses amounting to 4,700. आपको स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 11 का, स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 12 का. Purchases for the year ended 31st March 12. Purchases from 1st April to the date of fire. Cost of goods distributed as samples for advertising. Cost of goods withdrawn by trader for personal use. Sales for the year ended 31st March 12. Sales from 1st April to the date of fire. Insurance company also admitted firefighting expenses. Trader had taken a fire insurance policy for 9 lakh with an average clause. Calculate the amount of claim. मेरे ख्याल से जीपी रेशियो नहीं दे रखा है, तो पहला स्टेप तो वही है, ट्रेडिंग काउंट बनाओ पिछले साल का और जीपी रेशियो निकालना. अच्छा, पिछला साल हुआ 2011-2012. बनाओ एक ट्रेडिंग काउंट. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 7,10,500, फिर क्लोजिंग स्टॉक 7,90,100. टू साइड पे परचेजेस 56,79,600. बाय साइड पे सेल्स 80 लाख. बस जीपी कैरी डाउन. $24 लाख का जीपी. फिर जीपी रेशो 24 लाख डिवाइड बाय 80 लाख इंटू 100, 30% का जीपी रेशो. चलो अब बनाओ करंट ईयर का ट्रेडिंग काउंट. करंट ईयर का ट्रेडिंग काउंट बनेगा जब से ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 12 से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर 29 अगस्त 2012. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बनेगा 790,100. फिर आपको परचेजेस दे रखी हैं इस साल की 33,10,700. आपको सेल्स दे रखी हैं इस साल की 45,36,000. और क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स. क्या एंट्री बनाई थी इसकी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो बाय एडवर्टीजमेंट 41,000. फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज, इसकी क्या एंट्री बनाई थी, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज, तो बाय साइड पे आ जाएगा, बाय ड्रॉइंग्स 2,000. ऑलरेडी कॉस्ट पे ही है. फिर जीपी 30% ऑफ सेल्स, तो 45,36,000 का 30%, 13,60,800. ठीक है, बस स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकाल लो. 7,90,100 प्लस 33,10,700 प्लस 13,60,800 माइनस 45,36,000 माइनस 41,000, 2,000, 882,600. ये आपका आ गया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. चलो थर्ड स्टेप, एक्चुअल लॉस. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 882,600 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड 1,08,000 रुपए, तो आपको एक्चुअल लॉस हुआ 774,600 का. फिर एवरेज क्लॉज, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. कितने की पॉलिसी ली थी आपने, 9 लाख रुपए की, इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 882,600. तो नोटिस करो ये क्वेश्चन अंडर इंश्योरेंस का केस नहीं है, इट इज अ केस ऑफ फुल इंश्योरेंस. भाई एक बार बताओ, स्टॉक था आपके पास 882,600 का और आपने पॉलिसी ले रखी है 9 लाख की, इसका मतलब आपने पूरे स्टॉक को क्या करवा रखा है, इंश्योर. जब पूरे स्टॉक को इंश्योर करवा रखा है तो इट विल बी अ केस ऑफ फुल इंश्योरेंस. फुल इंश्योरेंस से एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई.
एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करेगा, एवरेज क्लॉज सिर्फ अंडर इंश्योरेंस के केस में अप्लाई करता है। ई क्लेम। अब सुनो, पता है आप जो वो क्लेम का फॉर्मूला लिखते हो ना, वो तब यूज होता है जब एवरेज क्लॉज अप्लाई करे, और एवरेज क्लॉज अप्लाई तब करता है व्हेन इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। अब इस क्वेश्चन में फुल इंश्योरेंस है, एवरेज क्लॉज तो अप्लाई कर ही नहीं रहा। सीधे पता है आप क्या, सीधे आप आंसर लिखोगे। अगर आपने फुल इंश्योरेंस करवाया है ना, तो एक बात समझ लेना, इंश्योरेंस कंपनी आपके पूरे नुकसान की भरपाई करके देगी। कितना नुकसान हुआ आपको? 774,600। तो क्लेम भी आपको कितने का मिलेगा? 774,600 का पूरे अमाउंट का क्लेम मिलेगा आपको इंश्योरेंस कंपनी से, अगर फुल इंश्योरेंस का केस है। तो कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।